आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। कल के प्रोग्राम में हमने सिंध हुकूमत के हुस्न सलूक का, जो उसने असातिज़ा इकराम से रवा रखा है हालिया दिनों में, उसका तज़किरा किया था। आज इस वक्त कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रेस क्लब पर मज़ीद हंगामा और धमा चौकड़ी की सदाएँ सुनाई दे रही हैं। मरे पे सौदुर्रे मारते हुए सिंध के IG अल्लाह डिनू ख्वाजा साहब ने फरमाया है कि असातिज़ा और किसानों की दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अवामी ताउन के बगैर पुलिस का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। गज़ब खुदा का, मैं आपके सर पे डंडा मारूं और उसके बाद सॉरी कह दूं, आप मुझे माफ़ कर देंगे? एक तरफ तो आप पुलिस इस्लाहात की बात करते हैं, एक तरफ तो आप आवाम से राब्ते बेहतर बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी उस पुलिस का जो रिश्वत के बगैर अपने घर तक में दाखिल नहीं होती। 95% पुलिस का ये हाल है, पुलिस की करप्शन का ये हाल है। शायद इसीलिए लोगों को एतराज़ है कि आपकी वर्दियाँ भी काली हैं। तब गज़ब खुदा का, आपको यही नहीं पता आपकी नाक के नीचे क्या गेम हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी दिलाजारी हुई हो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं अगर। आपको ये नहीं पता कि अगर आपकी नाक नक्सीर फोड़ दे कोई तो उसको बुरा लगेगा। कॉमन सेंस की बात है सर, आप IG हैं। अगर कोई रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल जो किसी सिग्नल पे खड़ा 50-50 रुपए में सवारियों को लूट रहा हो, अगर वो ये अहमकाना बात करे तो समझ में आता है। आप IG होकर के इस किस्म के बयान दाग रहे हैं, तपा रहे हैं लोगों को आप। दूसरी तरफ आप ये फरमाते हैं टीचर्स डिजर्व ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देवर रोल models for their students and societies at large. Therefore, they should stage protest in such a way that their pupils and admirers could feel proud of them. Proud of them? वो और क्या कर रहे थे? वो अपने हक की बात तो कर रहे थे। उनको किसी ने बहका दिया था कि इस मुल्क में आपके कुछ हुकूक हैं, वो अपना हक लेने तो गए थे। आपने मालिक लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो बिलावल हाउस की तरफ जा रहे थे, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप फरमाते हैं about police torture on farmers. He said that farmers too were highly respectable for police, but it was wrong for them to block national highway. सर 555 मौके में यहीं बैठे बैठे गिनवा सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि जब नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शारा फैसल ब्लॉक किया और आपकी रिश्वतखोर पुलिस डिपार्टमेंट इधर उधर टाइम पास कर रहा था। आपको पता था, लेकिन आपने जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए कि आपको अपने ट्रांसफर का डर होगा, आपको अपने खिलाफ किसी इंतजामी कार्रवाई का डर होगा, क्योंकि आपकी विकेट वैसे ही शुरू दिन से खतरे में। मुराद अली शाह सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है। ये तो कुछ लोग नहीं चाहते कि आप यहां से जाएं। क्यों नहीं चाहते, वो तो वो लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि आप इस आला तरीन मनसब पर बैठकर भी दरोग गोई की ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं। सर, अल्लाह को जवाब देना है, काइंडली इस तरह की बातें ना करें। दूसरी बात आपने, दूसरी नहीं तीसरी बात, he said that he was bringing improvements in police department to make it more efficient and public friendly. मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में आपने कौन सी इंप्रूवमेंट की है? आप तो गुटके वालों के पीछे पड़े हुए। आपको सिंध का IG लगाया गया था, आप तो RMO निकले, आप तो लोगों को कैंसर से बचाने की मुहिम पे निकले हुए। आपको नहीं पता कि सिंध की पुलिस जो 5 रुपए वाला गुटका था उसको 50 रुपए करवा चुकी है। हर दुकान, मैं आपको ले जा सकता हूं उन तमाम जगहों पर जहां पे ये गुटखा बिक रहा है, अलल ऐलान बिक रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो 50 रुपए में रिश्वत दी जाती थी, अब वो रिश्वत का लेवल जो है 500 रुपए, और हर इलाके का थानेदार इस एक कार्य खैर में इन्वॉल्व है। ऊपर तक ये चेंज आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शायद हजारों रुपए में भत्ता पहुंचता था, और अब ये नजराना जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में पहुंचता है। आपको नहीं पता कि आपके इस कार्य खैर से अवाम के साथ क्या हुआ है। आप सिंध के IG हैं, आपका काम, आप एक छुरी मार को तो पकड़ नहीं सके सर, आप एक छुरी मार को तो पकड़ नहीं सके। आप पता नहीं पंजाब के किस जगह से किसी गरीब को मारते पीटते लाए और यहाँ आवाम के सामने पेश कर दिया कि ये है वो मुआ कि जिसने लोगों को छुरियां मारी हैं। और वो क्या, मैं उस शरीफ आदमी को कहूँ, वो भी अपने बयान से मुकर गया। उसने भी ये कहा कि ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, ये काम किसका है? मेरा, मेरे कैमरामैन का, या आपका, या आपके किसी चाहने वाले का? इस बारे में भी तो कभी कुशाई करें। आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो बताएं, कभी जरा दम तो पकड़ें सर। मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में जाना तो शायद मुमकिन है, लेकिन ये काम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम नाराज़ हो जाएंगे। नाजरीन, इससे पहले कि ये गुस्सा कोई और रुख इख्तियार कर ले, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सादिया सोहेल साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और पीर मजहरुल हक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। एक नए मौजू पर इन तीनों मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है राना अरशद साहब, सादिया सोहेल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ हैं, और पीर मजहरुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे आज के शो में। राना अरशद साहब के पास सर पहले जाऊँगा। राना साहब सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले ये पूछने की जिसारत करना चाहूँगा कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब ने एक बयान दागा है कि पर्दे के पीछे का खेल बंद किया जाए वरना राज खोल दूंगा, ये बयान सुन करके आपको अपने बचपन की याद नहीं आई जब हम लोग खेल रहे हुआ करते थे और कोई शरारती बच्चा बैट लेके चले जाता था तो हम कहते थे कि अम्मी से शिकायत कर दूंगा? जब खेल हो रहा था तब क्यों नहीं बताया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ। आपने बड़े अहम इशू पर बात करने का मौका दिया। मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा, ये बात अकेले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का हर रहने वाला फ़र्द बात कर रहा है, और ये 21 करोड़ आवाम की आवाज़ है जिसका ज़िंदा मुँह बोलता सबूत आपने देखा। आज सरगोदे की आवाम, मैं समझता हूँ कि मोमिन कोर्ट में जिस तरह लोगों ने मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो तमाम फैसलों को मुस्तरद कर दिया है जो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश थी। आप कंपैरिजन ये करें कि जब 2013 में मई 2013 का इलेक्शन था तो 20 घंटे की लोड शेडिंग थी और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का राज था। दहशतगर्द जो हैं वो सरेआम धुंधलाते फिर रहे थे, कानून नाम की रिट नज़र नहीं आती थी। जब अल्लाह ताला की रहमत से हमें मैंडेट मिला तो सबसे पहले दोनों इश्यूज़ को टेकअप किया मोहम्मद नवाज शरीफ ने, एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी। आप कराची को देखें, वहाँ पर बत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें थी और वहाँ पर पर्ची चलती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त भी पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने एक फैसला दिया था कि जिसमें 4 पार्टी सियासी और मजहबी पार्टियों का नाम दिया गया था। आज कंपैरिजन करें ना, आज देखें कि पनामा एक इंटरनेशनल साजिश थी भाई, उसमें 450 लोगों के नाम है, बाकी कहाँ गए केसेस? और जब खुद इमरान खान साहब ने फरमाया और जाकर उन्होंने यूके से प्रेस टॉक की कि हाँ 1984 में मैंने भी एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी टैक्सेस से बचने के लिए, आप वो वीडियो निकाल सकते हैं। और वो खुद राना साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पीर मजहरुल हक साहब के पास जाऊँगा। पीर साहब, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर ये मुझे बताइए, आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, फरमा रहे थे कि मियाँ साहब अपने ही मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने चले हैं। सर अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ललकारा था उस वक्त कि जब उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ 3 साल के लिए आते हो और हम हमेशा के लिए हैं। फिर उनको एक पुरस्कार बीमारी ने घेर लिया और जब तक वो बीमारी रिटायर होकर सऊदी अरब नहीं चली गई, मैं राहिल शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, तब तक आसिफ अली जरदारी साहब सेहतमंद नहीं हुए। देखिए, सेहत और जिंदगी सब अल्लाह ताला के हाथ में है और बीमारी से कोई आदमी बच नहीं सकता, ना आप न मैं। आसिफ जरदारी कोई ऊपर मावरा कोई नहीं है मखलूक जो बीमार नहीं हो सकते। क्या उन्होंने जो बात की, बहरहाल उन्होंने उसकी फिर अजाला भी किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे बयान को उन्होंने गलत समझा है। वो बजाय तो वो ये कह रहे थे कि वो उनके मुतालिक नहीं कह रहे थे, उन्होंने नाम भी नहीं लिया। लेकिन उसका नेक्सस क्या है इस चीज से जो अभी आपने बात की, पूछा आपने राना साहब से, उसे कोई नेक्सस है इस बात का? सर वो आसिफ अली जरदारी साहब जिसका मुहासबा करने की कोशिश फरमा रहे थे वो नवाज शरीफ साहब ही थे ना? नहीं, मैं कहता हूँ मुहासबा कौन कर रहा है इस वक्त? तो हम सब वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन में बैठे हैं, वो मुहासबा करने वाले कौन है? तनकीद करने का तो उनका राइट है, तनकीद तो वो करेंगे और उनका राइट भी है और वो भी तनकीद करते हैं और उनका भी राइट है और एक दूसरे को दरगुजर और बर्दाश्त करना चाहिए, एक तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। इसमें किसी को नाराज होने की क्या जरूरत है? आसिफ जरदारी ने कहा, उन्होंने उसका जवाब देंगे, जो नवाज शरीफ ने कहा उसका जवाब उनसे लें, उन्होंने ये क्यों किया? कोई अपने अपने बात का जवाबदार है, किसी के ऊपर किसी को कहेंगे तुमने ये क्यों कहा,
और इसलिए कहा, इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। मैं तो इस बात सादिया सुहेल साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैम, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने फरमाते हैं नवाज और शहबाज मीर जाफर और मीर सादिक हैं। पहले ये बताइएगा, ये तहरीक इंसाफ में ही सारे भगत सिंह जमा हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नूर। और जहाँ तक मीर जाफ़र और मीर सादिक की बात है, देखिए ये एक सैम्बल है, एक निशानी के तौर पे माना जाता है कि जो लोग मुल्क से वफादारी नहीं करते, उनके पास इख्तियारात आते हैं, पावर आती है, सो कॉल्ड मैंडेट आता है और वो उसकी बुरी तरह प्रख्शियाँ उड़ाते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, खसूटते हैं। और ये मुल्क पाकिस्तान जो बहुत कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया, वो किसी एक ख़ानदान का नहीं है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो पाकिस्तानियों का है। अगर जो कोई भी इसकी सालमियत के लिए ख़तरा साबित होगा, जो कोई भी अपनी ज़ातिया दोस्ती निभाने के लिए इस मुल्क को ख़तरे में डालेगा, वो मीर सादिक भी है, वो मीर जाफ़िर भी है, और वो इमरान खान नहीं, हम सब कहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमका है, हमारा है। शरीफ ख़ानदान ने ठेके पे नहीं लिया हुआ कि जो जब चाहे इंडिया से बारगेन कर ले, जब चाहे अमेरिका के आगे घुटने टेक दे और डू मोर के लिए ये मुल्क पेश कर दे। वो मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ हो, जो मर्जी हो, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। जो इस मुल्क से गद्दारी करेगा किसी भी तरीके कार से, वो जवाबदेह होगा और वो मीर जाफर ही होगा। राइट। राना साहब, सर ये मुझे बताइएगा, अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे एक तबका चाहता है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब हों। सर ये तो लतीफ़ा है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इससे ज़्यादा ख़राब क्या होंगे कि एक तरफ मियाँ साहब बैठकर किसी साजिश का इंदिया दे रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ DGISPR कह रहे हैं कि पहले आप सबूत ले आइए, उसके बाद फिर सफाई पेश करेंगे। मैं नूर भाई ये बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बात कर रहे हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी से ये अर्ज कर रहे हैं, इसमें तारीख गवाह है। आपने बात की मीर जाफर और मीर सादिक की, मैं समझता हूं यहां पर तो जब 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन 1973 को तोड़ा गया, तो वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब भी हुए परवेज मुशर्रफ और उसका टोला, और उसके टोले में कौन कौन थे? माशाल्लाह, वो तमाम इमाम मस्जिद शामिल थे, जिनमें मोहतरम 2002 की कौमी असम्बली में इमरान खान न्याजी सब अकलौते मेंबर बने PTI की तरफ से, और अकलौते ही वो मिस्टर कनेडियन बने कादरी साहब, और उसमें फिर नैब बंदूक की नोक पर काफिली क्रिएट की गई। और मियाँ मैं समझता हूँ कि जो इनके इमरान खान साहब कहाँ थे, जरा मुझे बताइए। और काफिली को बनाकर, अगर आपकी हिस्ट्री का काफिली को बनाकर पाकिस्तान के आइन को भी तोड़ा गया, और आज वो मकाफाती अमल का हिस्सा बन चुकी है। मैं ये करूंगा कि ये मुझे बात करना था, मैं आपकी बात में बोला नहीं, मेहरबानी करें। बात ये है नूर, इसका जवाब बात ये है कि इमरान खान न्याजी सर्विसेज का ऑफशोर कंपनी का मालिक है, वो मीर सादिक भी है, मीर जाफर भी है, वो फिरौन और नमरूद का पेशखैमा पर उसके अमल करने वाला भी है, फतवे का सिलसिला शुरू हो गया सर, लाबी का एजेंट भी है। चले, अच्छा पीर मजहरुल साहब के पास जाऊंगा। सर एक मिनट, राना साहब जरा सा हाथ हौला रखें, मैं जरा पीर साहब से एक सवाल कर लूं। पीर साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं ना? जी जी। अच्छा सर, ये इनकी बात मैं नहीं सुन रहा हूँ। अच्छा, उनकी बात नहीं सुन रहे? अच्छा, उनकी बात, अच्छा है आप नहीं सुन रहे। ये मुझे बताइए सर, आसिफ अली जरदारी साहब का एक और बयान है, जी। कह रहे थे कि नवाज शरीफ नजरियाती नहीं नफसियाती हैं, मुल्क 4.5 साल वजीर खारजा के बगैर चलता रहा, अहल क़यादत के हाथों, ना अहल क़यादत के हाथों मुल्क को मुश्किलात। सर मुल्क के साबिक वजीर आज़म को मुल्क का साबिक सदर जब नफसियाती और पता नहीं क्या क्या पुकारने लगे, तो आपके ख्याल में हमारी सियासत और हमारे सियासतदान क्या मिसाल सेट कर रहे हैं? नहीं तो नफसियाती का मकसद आपका क्या है? नफसियाती को जरूरी है कि वो पागल हो? यहाँ पर हम लोगों ने पाकिस्तान में ये समझ रखा है कि अगर किसी को कहे आपका कोई नफसियाती मसला है तो उसको पागल डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे नहीं है। नफसियाती उनका जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी नफसियात में आते हैं, जो उनका हाइपर होना वो भी नफसियात में आता है। जो उन्होंने वहाँ आके और अपने नाअहल होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक साइड पे उन्होंने ये कंडेम किया अमेरिका को, दूसरों को फिर
एकदम से उन्होंने फिर पलटा खा के और अपने ही फौज के और अपने जो नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये परसेप्शन यही है कि उनकी तरफ उन्होंने अपनी गने सीधी कर दी, तो तोपों का रुख उस तरफ कर दिया। तो अब ये एक नफ्सियाती मामला तो है ना, ये उनको सोचना चाहिए कि ये उन्होंने क्यों किया ऐसे। आदमी कोई भी सेनर एलिमेंट जो भी होते हैं वो हमेशा एक बात ऐसी कहते हैं जिसको फिर वो ओन भी कर सकें। अब ये बताएं कि अगर आपके पास ऐसे राज हैं जो मुल्क के लिए खतरनाक हैं, उनको तो फौरन से पेशतर जाहिर करना चाहिए ताकि सारे आवाम को भी पता पड़ जाए। उसके लिए कोई ये सोचना कि कोई ऐसा न करो तो फिर ये तो डील हो गई, इसको तो आदमी डील कहेगा। एक ही सांस में आप दूसरों के लिए कहते हैं कि डील और डील नहीं दें, और फिर अपने लिए भी कहते हैं कि भाई अगर मेरे पे ये नहीं हुआ तो फिर मैं ये सारे राज जाहिर करूंगा। इसको उर्फे हमें ब्लैकमेलिंग कहते हैं, और उसको अच्छा। नरम उसको लहजे में कहे तो वो नफसियाती मसला है। राइट। सारिया मैम, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब एक और बयान में इरशाद फरमाते हैं कि नवाज और शहबाज ने मोदी से नेपाल में खुफिया मुलाकात की। इमरान खान साहब के पास ऐसी कौन सी मतलब ताकत है, ऐसा कौन सा तोता है कि वो फाल निकालते हैं और उनको वो सब कुछ पता चल जाता है जो ISI को नहीं पता, इंटेलिजेंस इदारों को नहीं पता, मुझे नहीं पता, राना अरशद साहब को नहीं पता, पीर मजहरुल हक को नहीं पता, सिर्फ इमरान खान अकेले जानते हैं कि मोदी से जाकर के उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात का एजेंडा बता सकती हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है कि इमरान खान को कैसे पता चलता है, जैसे नवाज शरीफ साहब को इस टाइम बहुत सारे राज पता हैं और वो पर्दा नहीं उठाना चाहते, इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के तरीक़ेकार होते हैं जिन पे जो इत्तला मिलती है। हाँ, या तो ये चुटलाए ना कि ये मुलाकात नहीं हुई, चले नहीं हुई, या इनकी जो मोदी से डील चल रही है क्या वो किसी से पोशीदा है। मुल्क के जो इनके मोदी के पर्सनली इनसे ताल्लुकात हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है, और मोदी के पाकिस्तान के लिए क्या एहसासात हैं और क्या उसके अमलियात हैं जो आपके बॉर्डर पे हो रहा है, जो आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वो फैलाता है, और किस तरह इनके आशीर्वाद से इनके घरों में बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के वो डायरेक्ट लैंड कर जाता है। आपका कलभूषण इन्होंने पकड़ा है तो उसको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, हमारा कोई मशेरा भी पकड़ा जाता है जो उसके साथ होता है वो आपके सामने है। मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाल के ये दोस्तियां निभा रहे हैं, ये कारोबार निभा रहे हैं। ये किससे छुपी ढकी चीज़ है? ये कौन सा ऐसा ओपन सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता? इनकी मुलाकातें एक नहीं 10 होती हैं, उनको तो मुलाकात की कोई डर खौफ ही नहीं है, वो तो सीधा पाकिस्तान एंटर होते हैं और अपना ये जाती उम्रा पहुंच जाते हैं। उनके लिए तो ये सेकंड होम है, आप उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जब मुल्कों से दोस्ती करते हैं, जो सफारती ताल्लुकात होते हैं वो मुल्क की मफादात को पेश नज़र रखे जाते हैं, ना कि ज़ाती आपस में तोहफे तहाइफ आप उनके लिए चादरें लेके जा रहे हैं, वो आपके लिए साड़ियाँ लेके आ रहे हैं। ये किस कीमत पे? मुल्क की बका की कीमत पे। आपकी जो आर्मी के नौजवान रोज़ अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं, उनकी जानों की कीमत पे, किस कीमत पे आप ये दोस्तियाँ निभा रहे हैं? इनकी दोस्ती किसी से छुपी ढक्की नहीं है। ये इमरान खान नहीं, या हर पाकिस्तानी कहता है, हर पाकिस्तानी कहता है। मैम इससे पहले कि गुफ्तगू मजीद आगे बढ़े और कुछ तलखियां हो, फिर कुछ वजाहतें हों, राना अरशद साहब मैं समझ रहा हूं आपके जज्बात, सर थोड़ा सा तवक्कुफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, बात की बाज़ाब्ता वजाहत भी कर सकेंगे। नाज़रीन, यह वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। राना अरशद साहब के पास जाऊंगा जो जवाब देना चाह रहे थे सादिया सोहेल साहिबा के इल्ज़ामात का। जी राना साहब। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इल्ज़ामात खान साहब और उनका पूरा टोला जब इल्ज़ाम लगाता है तो थोड़ा सा आसमान से उतर कर ज़मीन पर भी देख लिया करें। भाई वो दरिंदर मोदी के 2 दफ़ा इंडिया में जाकर गोडे चूमने के लिए हम तो नहीं गए ना। ये न्याजी साहब भी जवाब दे सकते हैं कि खुद इन्होंने ईमेल भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, या रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं, और खुद जाकर उनको कहा कि जनाब हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये नवाज शरीफ, ये हुकूमत आपके खिलाफ चलती है, ये आप एटमी धमाके करते हैं तो ये आपके 5 धमाकों के मुकाबले में 6 करते हैं, हम आपकी खिदमत में करेंगे। और फिर चंद हफ्ते पहले
जब यूके में एक बहुत बड़े, मैं समझता हूं कि इंडियन हुक्मरान और ताजर की बेटी की शादी थी, तो वहां पर न्याजी साहब थे, वहां पर वो कुछ शेख चिल्ली रशीद नामी शख्स पिंडी का, वो लोग गए थे, हम तो नहीं गए थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। और जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 5 धमाके किए थे, तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई 1998 को 6 धमाके करके अमेरिकन सदर क्लिंटन के मुंह पर भी तमाचा मारा था और इंडियन के मुंह पर भी तमाचा मारा था। हमारे दौरे हुकूमत में तो वाजपेयी चल कर आता है पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ। 1947 से लेकर जब कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को अलहदा रखकर डाला गया, जो एक साजिश थी। फिर 16 दिसंबर 1971 को एक साजिश हुई, जब इधर हम उधर तुम का नारा लगा, और आज भी वो साजिशी टोला, बैरूनी फंडिंग, मैं समझता हूं कि पूरी यहूदी लाबी, जब इलेक्शन कमीशन में ये केस है, तरीके साहब भाई उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करें तो नहीं करते, तो इसका सबूत ये है कि पूरी दुनिया फंडिंग करती है, वो रा की शक्ल में करें या वो न्याजी साहब की शक्ल में करें। आज चलें ठीक है, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। पीर मजहर साहब के पास जाऊंगा। मैं राना अरशद साहब, सादिया सुहेल साहिबा, आप दोनों की इजाजत से पीर मजहरुल्लाह साहब के पास जाऊंगा। एक सवाल उनसे पूछने दीजिए। सुप्रीम अदालत और वो रहेंगे और इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन भी कारकर्दगी की बिना पर इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम जीतेंगे। और कौम की खिदमत हमारा मिशन है। सर कौम की खिदमत 2 मिनट के बाद कर लीजिएगा। मैम आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगी, थोड़ा सा। पीर मजहर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जरदारी साहब फरमाते हैं कि मियां नवाज शरीफ ये भी बताएं कि हर बार उन्हें हैवी मैंडेट क्यों मिलता है। सर ये हैवी मैंडेट पे इतना शक क्यों है आसिफ अली जरदारी साहब को? आपके ख्याल में ये भी किसी साजिश का नतीजा रहा है? लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, वो सवाल तो आपने जवाब दे दिया और दिल भर के जवाब दे दिया। अब ये मुझे बताइए, वजीउद्दीन अहमद साहब खासे नेक नाम शख्स हैं, अब काइंडली इनके ऊपर कोई FIR मत कटवा दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने रियासत के राज फाश करने की धमकी दी, राज जाहिर करके आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे और आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। सर ये अब क्या कहेंगे? जी नूर भाई, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मोहम्मद नवाज साहब ने ये कहा है कि जो साजिश की गई स्टेट के खिलाफ, मैं समझता हूं जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है ये कोई अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। ये आपके आयन के मुताबिक जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो जिस पार्टी को मैंडेट मिलता है, आप देखें ना कि ये 2008 से पहले शौकत अजीज थे वज़ीर आज़म और काफ लीग थी। फिर मैं समझता हूँ 2008 के इलेक्शन में हमें पंजाब गवर्नमेंट मिलती है, हमारे 95 MNA थे और पीपल पार्टी के 123 MNA थे, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट बनाई। और जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो आपने वो बयान पढ़ा था कि जरदारी साहब ने कहा था कि अब मैं प्रेसिडेंसी से ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी डेड बॉडी एम्बुलेंस में जाएगी। ये साथ साथ मामला चलते रहे हैं। जब नवाज शरीफ को अवाम ने मैंडेट दिया तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पनामा पाकिस्तान का इशू था, ये एक इंटरनेशनल साजिश थी और फिर 450 लोगों का इसमें नाम था, तो खुद न्याजी साहब का नाम है, उनको सजा नहीं मिलती। वो 2013 के वो इलेक्शन कमीशन में असासे जात डिक्लेयर नहीं करते। और फिर जरदारी साहब जो है स्विस बैंक के केसेस मैं समझता हूं सरे महल। और फिर मैं समझता हूं, चले पीर मजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं आपके इन इल्जामात की रोशनी में। पीर साहब, सर ये पानामा पर बड़े एतराजात उठा रहे हैं राना साहब, कह रहे हैं कि जरदारी साहब सरे महल और स्विस अकाउंट्स इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ जरदारी साहब को भी जवाबुल जवाब देना था, उन्होंने भी ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर राज उगल ही रहे तो ये भी बता दें कि उनके हैवी मैंडेट के पीछे कौन सा राज था। हैवी मैंडेट पे इतना क्यों शकूक व शुबात है उनको? वो तो सारी दुनिया को पता है, सबको पता है कि वो भारी मैंडेट कैसे मिला और फिर कैसे चला गया। अब वो तो एक पुरानी कहानी है, वो उसका राज भी अगर बताना शुरू कर रहे हैं तो सारे राज खुलने चाहिए ना, सिर्फ एक राज भी खुलना चाहिए। वो भी कौन सा, वो भी वेग बात कर दी है, मेरे पास भी बहुत सारे राज है, तो सारे राज खोल देना, ये इसमें कौन सी बुरी बात है।
सारे राज खुलने में तो फिर वो भारी मेरिट वाला राज भी है। वही जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनसे भी ज्यादा वोट कैसे कहाँ से आ गए, तो कौन सी मशीन थी जहाँ से वोट इतने पड़ गए। ये देखे ना, जब बात बढ़ेगी तो सारी बात आगे चली जाएगी ना, और सब कुछ बताना चाहिए। और ये जो राणा साहब को एतराज है, जो ये फरमा रहे हैं कि पनामा पर कार्रवाई अगर हुई तो जरदारी साहब के खिलाफ क्यों नहीं हुई, स्विस अकाउंट श्रे महल, इसका क्या जवाब है सर? अरे यार बात सुने, इतनी भी लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं है और न होनी चाहिए। स्विस वाला केस चला, वहां भी चला, वहां से वो अकुट हो गए। अकुट होने के बाद यहाँ जब दोबारा चला रहे थे तो यहाँ उन्होंने फोटो कापीज दी वालों ने। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये हम फोटो कापीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे एविडेंस में, आप ये ओरिजिनल ले आए। उस वजह से केस खत्म हुआ। अब ये जो ये सारा इतना कुछ मेरे पे, इतने 5-6 केस तो मेरे पे मियां साहब ने की हुकूमत में हुए, सैफुर रहमान ने बनाए, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में हमने कितने सारे वहां से बरी हो गए। बरी होने वाले के बात भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो कोई, ये तो बहुत अजीब सी बात है। कोई भूत है क्या जो मरता ही नहीं है? हम लोगों से इतना ज्यादा इंतकाम ले। तो मोहतरमा का जिक्र था कि उन्होंने एक आपस में मुआहदा किया कि भाई हम एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे और हम जमहूरियत को चलने देंगे। हमने तो 5 साल उनका साथ दिया ना। अब ये खुद अपने जो अमाल है वो हमने तो नहीं इनको कहा था कि ये पनामा में जाके अपने वो ऑफशोर कंपनियां बनाए और झूठ बोले। अपने लंदन के फ्लैट की, जहाँ मैं खुद भी ताजियत करके आया हूँ इनसे, वो कहते हमारा नहीं है यार, कमाल है। इनको इससे राणा साहब से पूछे, इनको यकीन है कि उनका फ्लैट नहीं है। मैं तो खुद गया हूँ, साईं कौशल जी मुझे ले गया था और देख के आया हूँ वो। अब ये जो झूठ बोलेंगे तो उनका, हमने तो नहीं कहा कि झूठ बोलेंगे। अच्छा पीर साहब, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं सादिया सोहेल साहिबा से एक सवाल कर लूं। मैम, इमरान खान साहब फरमाते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज शहबाज शरीफ है, वो अमरीकियों को खुश करने के लिए हैट पहनता है। मतलब गज़ब खुदा का। अब एक दूसरे के पहनावे पर बात आ गई है। शहबाज शरीफ साहब हैट क्यों पहनते हैं, वो कहेंगे इमरान खान साहब ट्राउजर क्यों पहनते हैं, वो कहेंगे आसिफ अली जरदारी साहब अचकन क्यों पहनते हैं। मतलब ये किस लेवल की सियासत है? देखिए, एक तो पहले मैं ये बात बताऊं, जो अभी नवाज शरीफ साहब बुकलाए फिर रहे हैं और घबराए कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं, साजिशें मैं यहाँ कर दूंगा। एक तो ये कि मुशर्रफ की बात करते हैं या किसी और की बात, जरदारी साहब की बात करते हैं। ये दौर इनकी हुकूमत इनका था, अगर हैवी मैंडेट लेके आए थे तो इन्होंने मुशर्रफ को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया, क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को जो इन तमाम साजिशों के जिम्मेदार थे। और आज साजिशों का इंकशाफ इनके करने जा रहे हैं और उसकी धमकियां दे रहे हैं और ब्लैकमेल, जैसे सिपरा साहब ने भी कहा कि धमकियां दे रहे हैं और ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं। तो देखें, इनके वज़ीर आज़म होते हुए अगर साजिशों को जानते बूझते ये उसकी पर्दापोशी करते रहे तो ये तो और भी जवाब दिए हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये वज़ीर आज़म होते हैं, इनको साजिशों का इल्म होता है, तमाम इनके सामने पता होता है, लेकिन ये बताते नहीं हैं, छुपा जाते हैं। एक वज़ीर आला होते हैं, उनके साथ वाली गली में 14 मासूम लोग पुलिस के उनके ऑर्डर पे कत्ल हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। अगर ये इतने ही मासूम लोग हैं और इन्हें अपने जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है या वो पूरी नहीं कर सकते, तो फिर इनके पास तो कोई अखलाकी जवाज़ ही नहीं है इन सीटों पर बैठने का। और जिस मैंडेट की बात कर रहे हैं, जिस मैंडेट का ढोल पीटते हैं, वो तो खुल के राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइए, ताहिरुल कादरी साहब ने भी एक मेडिकल एडवाइस जारी की है। मैम आपकी इजाजत से राना साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। राना साहब ये मुझे बताइए, ताहिरुल कादरी साहब ने एक मेडिकल एडवाइस जारी की है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। फरमाते हैं नवाज शरीफ साहब जल्द टीवी पे आके राज फाश कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि राज के प्रेशर की वजह से दिल का दौरा पड़ जाए। क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूं कि कादी साहब बुजुर्ग हैं, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन काश वो बहुत बड़े आलिम दीन होने का दावा करते हैं तो वो बताएं कि इत्तफाक मस्जिद में वो इमाम मस्जिद खतीब थे और मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम भी उनका एहतराम करते थे और बतौर खतीब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इनका एहतराम करते थे। और जब इनको दिल का दौरा पड़ा था तो अमेरिका में इनका इलाज करवाया था और सारा खर्चा मियां शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया था और शहबाज शरीफ साहब इनकी तमारदारी के लिए लंदन अमेरिका गए थे। काश ये इमाम मस्जिद साहब वो भी बयान कर दें और काश ये भी ये फरमा दें कि जब इन पर एक जंग में FIR दर्ज हुई थी तो वो किस जुर्म में हुई थी। और ये भी ये बता दें कि जब ये लेक्चरार थे
एक लाहौर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त ये किसी हॉस्पिटल में भी दाखिल हुए थे, भूखे हुए थे। और फिर पाकिस्तानी नेशनैलिटी, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क है, इसकी नेशनैलिटी को छोड़कर वो कनेडियन नेशनैलिटी को अहमियत क्यों दे रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। और फिर 2002 की कौमी असम्बली में ये मेंबर थे, तो जब परवेज मुशर्रफ ने इनको ओहदा नहीं दिया तो उनसे भी नाराज हुए। फिर 2012 में इस्लामाबाद में आकर धरना दिया, फिरौनियत के खिलाफ धरना दिया, और फिर 2014 में उनको साथ मिलाकर धरना दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि कादरी साहब खुदा का खौफ खाएं। आपकी अब आप काजी साहब आप भी बता सकते हैं कि आपकी अरबों रुपए के मदारस, आपकी यूके कनेडिया में जो प्रॉपर्टी वो कहाँ से आई? अगर न्याजी साहब आवाम को जवाब नहीं देते तो आप तो दे दें। न्याजी साहब और कनेडियन साहब जवाब देंगे कि जब बड़ी गाला के करीब जामिया हफ्सा की बच्चियों को पीर मजहर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, प्रोग्राम इख्तितामी मरहले में पहुंच चुका है बिल्कुल, और उसके बाद सर मुख्तसर से सवाल है, जरा अगर आप जवाब इनायत कर दें। जरदारी साहब का कहना था, राना साहब आपकी इजाजत से पीर मजहरुल्लाह साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। राना साहब प्लीज, सादिया साहबा प्लीज। पीर साहब सर ये मुझे बताइए, आसिफ अली जरदारी साहब का फरमाना था कि मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं खुद भुट्टो हूँ, ताहम मुझ में जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह जरूर आ गई है। सर आप ये दावा हजम कर सकें, इसके ऊपर आपके रिमार्क्स प्लीज। मैं तो नहीं समझता हमारे ये मजहब के भी खिलाफ है कि हम मेरे में किसी और की रूह आ जाए। वो उन्होंने ऐसे ही एक सियासी बात कह दी है, मैं समझता हूँ वो अकीदे के तौर पे भी वो इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। ये मुहावरतन आदमी कहता है यार तुम पे तो इसका रंग चढ़ गया है, उसका रंग चढ़ गया है, तुम्हें उसकी रूह आ गई है, उसको गलतुल आम में आदमी ऐसे ही कह देता है। लेकिन मैं नहीं समझता भुट्टो शहीद की रूह कैसे आएगी। आसिफ जरदारी साहब ने उन्होंने तशबीह दी है, वो तशबीहात आदमी देते रहते हैं, यार तुम तो बड़े शेर की तरह हो, बड़े ऐसे हो, इस तरह उन्होंने कहा होगा। उनको हम सब कहते हैं भुट्टो शहीद के हम फॉलोअर हैं और उनको फॉलो करते, तो वो इस वक्त तो नहीं है दुनिया में, लेकिन हम उनको शहीद मानते हैं और हम समझते हैं कि वो हमारे लिए जिंदा है और हम उनको। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी से वक्त निकाला, इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।